देखिए, हम लोग कॉनिक सेक्शन के दो पार्ट पढ़ चुके हैं। सर्कल पढ़ चुके हैं, पाराबोला पढ़ चुके हैं। उसके जितने भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है या लेटस रेक्टम है, तो लेटस रेक्टम सर्कल में नहीं आता है, आपको बताए थे क्यों नहीं आता है। उसमें सीधे आता है कॉर्ड, जीवा, है ना। उसको नाभि लंब की जो, उसमें नाभि होता ही नहीं है, तो नाभि लंब की जीवा कहां से। अब इसमें हम लोग को पढ़ना है अभी इलिप्स, दीर्घवृत्त, है ना। अभी हम लोग को पढ़ना है दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त, इलिप्स। ठीक है, पहले जानेंगे इलिप्स का डिफिनीशन, उसका परिभाषा की होता क्या है ना। उसके बाद हम लोग इसमें काम करेंगे, इसका मानक समीकरण निकालेंगे। तो इलिप्स के बारे में पहले जाने कि इलिप्स होता क्या है। तो जैसे अभी तक हम लोग देखते आए हैं, कोई भी कॉनिक सेक्शन का पार्ट होता है तो बिंदुओं का एक तल होता है, एक संग्रह होता है ना। जैसे वृत्त में देखे थे कि एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर जो बिंदुओं का समुच्चय मिला था वह वृत्त कहलाता था। नहीं, हम लोग परवलय में जब आए तो वहां देखे कि एक निश्चित बिंदु और एक निश्चित रेखा से निश्चित दूरी पर जो बिंदुओं का तल मिला था उसको क्या कह रहे थे, पाराबोला, परवलय। अब बात आती है यहां पे कि दो बिंदु, किसी समतल में दो बिंदुओं से किसी दूरी पर स्थित वैसे बिंदुओं का समुच्चय, है ना, जहां से इन दोनों के दूरियों का योग जो होता है वह अचर होता है। अचर का मतलब कि कोई कांस्टेंट होगा जो सबके लिए समान होगा। माने पूरा एक तल हुआ ना, तल में बहुत सारे बिंदु है ना। कोई भी बिंदु ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, इसमें कहीं से भी ले लीजिए कोई बिंदु, ठीक। और यहां से जैसे इसकी दूरी इस बिंदु से और इसकी दूरी हो गई। अब इसका नाम देते हैं, ऐसे इस दोनों बिंदुओं को, जिससे हम लोग अचर मान को देख रहे हैं दूरियों को, इसको नाभि कहते हैं। दीर्घवृत्त का यह नाभि होता है, इसका नाम देते हैं F1 और F2। नाभि को अंग्रेजी में कहते हैं फोकस, इसलिए F और F से शुरू करते हैं, और दो बिंदु है इसलिए F1 और F2 ले। यानी कि अब इस F1 से A की दूरी और F2 से A की दूरी, दोनों के दूरियों का जो मान आएगा, इसके किसी भी बिंदु के लिए वही मान सबके लिए आएगा। मतलब क्या हुआ कि F1A प्लस F2A यह बराबर होगा। अब यह B से अगर दूरी हम लेते हैं F1 का और F2 का, तो इसके दूरियों के, यानी कि F1B प्लस F2B, ठीक। यही अगर हम C से लें तो यह भी वही मान देगा जो और बिंदु का दूरी दिया है, यानी कि F1C प्लस F2C, ठीक है। यानी कि हर एक के लिए यह मान क्या होगा, समान होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहां पर कोई बिंदु है तो यह दूरी F2 से और यहां से यह दूरी अगर हम ले लें तो इन दोनों दूरियों का, मान लेते हैं यह बिंदु ले लिए P, है ना, तो यह क्या होगा बताइए, यह बराबर होगा F1P प्लस F2P। आ रहा है समझ में। इसी तल को हम लोग कहते हैं क्या, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त तो क्लियर हो गया। दीर्घवृत्त एक समतल में उन बिंदुओं का एक समुच्चय होता है जो समतल में दिए गए दो बिंदुओं से किसी बिंदु के जो दूरी होते हैं उनके एक अचर मान के बराबर, ठीक। अचर मान का मतलब कि एक बिंदु कोई ले लीजिए, F1 से जो दूरी आए फिर F2 से जो दूरी आए, दोनों को जोड़ लीजिए, वही दूरी मान यह हर एक बिंदुओं के लिए लागू होगा। क्लियर है। इसको कहते हैं हम नाभि। इसको क्या कहते हैं, नाभि। अब ये तो परिभाषा हमने बताया,
यह क्या बताया, परिभाषा। यानी कि अब यहां पर परिभाषा में आप लिख सकते हैं, है ना, समतल के उन बिंदुओं का समुच्चय, उन बिंदुओं का समुच्चय कहां पे, हाँ बराबर होगा, उन बिंदुओं का समुच्चय जिसका किसी स्थिर दो बिंदुओं से दूरी का योग एक अचर मान होता है, एक अचर मान। अब वह अचर मान कुछ भी हो सकता है, वह अचर मान कुछ भी हो सकता है, जो भी आप लीजिएगा वह अचर मान आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये तो हम लोग जान लिए दीर्घवृत्त का क्या परिभाषा, कि दीर्घवृत्त दरअसल होता क्या है। अब जानेंगे कि दीर्घवृत्त में कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, अब इसको जानिए पहले। जैसे देखिए यहां पे यह बिंदुओं का तल हो गया, इसके अंदर के दो बिंदु हो गए, इन दोनों बिंदुओं को, जिससे प्रत्येक बिंदु के दूरी का योग क्या होता है, अचर होता है, इसको क्या कहते हैं, नाभि। यानी कि F1 तथा F2, F1 तथा F2, इसको क्या कहेंगे हम, नाभि। क्लियर है। अब देखिए, इनको मिलाने वाली रेखा ले लीजिए, है ना, इनको मिलाने वाली रेखा ले लीजिए। अब ध्यान दीजिए, इसको मिलाने वाली जो रेखाखंड है, इसका जो मध्य बिंदु होगा, इसका जो भी हो, जैसे O ले लिए हम, संकेत देना है तो कोई भी दे सकते हैं, लेकिन जनरली संकेत का रूल होता है, उसके अंग्रेजी नाम के फर्स्ट लेटर से हम लोग देते हैं, वह छोटा या बड़ा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि कैपिटल ही देते हैं, छोटा भी हो सकता है। जैसे आप लोग पढ़े भी हैं, त्वरण को एक्सेलरेशन कहते हैं, लेकिन ए को छोटा से ही हम लेते हैं, है ना, तो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अगर नहीं है, अगर कोई वह आ चुका है उसी टर्म में, वह संकेत सिंबल आ चुका है, तो दूसरा भी ले लेते हैं, है ना। तो यह हो गया इसका क्या, केंद्र बिंदु, है ना। अब इन दोनों बिंदुओं को हो करके इसके क्षैतिज में एक रेखाखंड खींचते हैं, जो इसके तल को मिलाता है, तो इसको देख कहते हैं हम लोग दीर्घ अक्ष। क्या नाम देते हैं, दीर्घ अक्ष इसको। ठीक, अब इसका नाम भी देते चलिए, इसका नाम मान लीजिए कि हम दे देते हैं ए बी। अब यह क्षैतिज में दीर्घवृत्त को जहां पे टच करता है, जो इसका इंड पोजीशन हो गया, इधर यहां पे इंड हुआ, यहां पे इंड हुआ, इस इंड पोजीशन को हम लोग कहते हैं इसका शीर्ष। क्या कहते हैं, किसका, दीर्घवृत्त का शीर्ष। तो वह भी शीर्ष हुआ, यह भी शीर्ष हुआ, तो दो इसके शीर्ष हो गए, दो नाभियां हो गई, एक इसका केंद्र हो गया। ठीक है, अब इसका नाम क्या दे दिए, दीर्घाक्ष, है ना। और यह जो केंद्र है, जो इसका मिलाने वाला, नाभि को मिलाने वाले रेखाखंड का जो मध्य बिंदु है ना, इससे हो इन सब के लिए कुछ कुछ मान निर्धारित किए गए हैं। जैसे अब यहां से जो दीर्घ अक्ष की लंबाई होती है, इसको हम ले लेते हैं 2a। क्या ले लिए, तो यहां से इसकी दूरी a और यहां से इसकी दूरी a हो जाएगी, कोई दिक्कत। यह केंद्र है, तो इस बिंदु का नियामक क्या होगा, A0। अब इधर यह माइनस में आएगा, तो इसका नियामक क्या हो जाएगा, -A0। आ रहा है बात समझ में।
अब यह जो लघु अक्ष है इसका निर्धारण हम लोग करते हैं यहां से, तो इसका नाम दे दीजिए 2b। क्या हो गया, माने यह पूरा जो दूरी हो गया क्या हो गया 2b। अब यह दूरी क्या हो जाएगा बताइए b, और यह कितना हो जाएगा -b। ऊपर की ओर धनात्मक मान, नीचे की ओर ऋणात्मक मान, है ना। तो यहां पर यह हो जाएगा आपका b और यह हो जाएगा, अब इसमें 2 गो था इसलिए इस पे नहीं लिखे हैं, इसका भी दूरी और इसका भी दूरी है इसलिए, है ना। और दोनों नाभियों के बीच की दूरी को देते हैं हम लोग 2c। क्या देते हैं, देखिए अब आप कहिएगा तो दूरी तो सब है तो ए काहे नहीं लिए हैं कि 2a लिए हैं। तो इससे हम अपने कार्य को आसान बनाने के लिए, याद कीजिए जब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और द्विध्रुव पढ़ रहे थे, याद है, तो वहां पर भी आवेशों के बीच की दूरी जो बहुत कम होती थी उसको भी हम लोग क्या लिए थे 2l लिए थे। क्यों लिए थे कि आगे का कैलकुलेशन, है ना, थोड़ा सा कठिन नहीं हो, इसलिए उसको 2l, क्या कि जब आधा आधा बांटेंगे तो l आ जाएगा तो थोड़ा आसान होगा। अब इसको भी आप लेने के लिए a ले सकते हैं, लेकिन 2a लेने का अभिप्राय यह है कि यह थोड़ा सा आसान रहेगा, आगे के कार्य में सुविधा होगी इससे, बस में रहना। अब सामान्य जोड़ और भिन्न का जोड़, तो सुविधा कहने का मतलब यह बात नहीं है कि अब 10+2 के बच्चे यह भिन्न का जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, बात यह है कि समय तनी उसमें ज्यादा लगेगा और इसमें समय कम लगेगा, है ना। तो एनर्जी टाइम यह सब बचाना भी जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब यह जब 2c हो गया तो यह दूरी कितना होगा c, और यह दूरी कितना होगा -c। क्लियर है, नियामक के लिए हम -c ले रहे हैं, अगर दूरी की बात करेंगे तो c ही होगा, है ना। अगर आप अब ऐसे मत सोच लीजिएगा कि यह c और यह -c जोड़ेंगे तो 0 हो गया, जबकि यहाँ पे 2c लिखे हैं, तो यहां पर जब निर्देशांक देंगे उसके हिसाब से नियामक के लिए यहां पर बताएंगे, इसका नियामक कितना हो गया -c0, और इसका नियामक कितना हो गया c0। कोई दिक्कत, बात आ रही है समझ में। लघु अक्ष किसको कहेंगे, उसका मान क्या होगा, दीर्घ अक्ष किसको कहेंगे, उसका मान क्या होगा, नाभियों के बीच की दूरी का मान क्या होगा, उसमें जो भी पॉइंट आए हैं उसका निर्देशांक क्या होगा, नियामक क्या होगा, यह सब कुछ क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसमें हम लोग कुछ रिलेशन भी निकालते हैं, जैसे मान लीजिए या ए बी लिए हैं, इसका भी एक नाम दे दीजिए, नहीं सी डी मत दीजिए क्योंकि सी यहां पर भी दिख रहा है तो दिक्कत हो सकता है। पी क्यू ले लेते हैं, पी क्यू हो गया ना। अब यहां से P से F1 को मिलाइए और P से F2 को मिलाइए, ठीक। अब आप देखिए लंबवत खींचे हैं ना, तो PF2 का मान और PF1 का मान निकाल सकते हैं हम लोग। क्या आएगा बताइए, क्या आएगा, यहां पर मान आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से PF2 का स्क्वायर बराबर B का स्क्वायर और प्लस C का स्क्वायर, यानी कि यह PF2 बराबर √2 B स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यानी कि यह मान आ गया √B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक। और वही मान यहां पर भी आएगा, किसका, PF1 का भी, इसमें भी तो लगेगा ना। तो या B है या C है, दूरी के लिए हम अगर देखें तो C ही लेंगे, तो इसका मान हो जाएगा कितना, √B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक। अब चलिए दीर्घवृत्त की परिभाषा से, दीर्घवृत्त की परिभाषा से हम लोग क्या जानते हैं, हम यही ना जानते हैं कि नाभियों से जो इस परवलय के किसी बिंदु का जो दूरी होगा उसका योग क्या होगा, एक अचर मान होगा, है ना। तो पहले हम योग निकालते हैं, क्या निकालें, PF1 प्लस PF2, PF1 प्लस PF2। अब देखिए PF1 कितना आया है, PF1 और PF2 तो दोनों सेम है, तो 2 बार जोड़ेंगे इसी को तो कितना आ जाएगा 2√√2
बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत। अब एक और मान निकालते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहां से केंद्र से बी की दूरी कितनी होगी, ए होगा ना, कैसे होगा, काहे कि पूरा दूरी है 2a, आई तो केंद्र है ना, तो आधा कर देगा तो यह a होगा और यह a होगा, यानी कि पूरा लंबाई कितना हो गया 2a। हाई कितना है c, तब तो नहीं बताइए तो हाई b से f2 का दूरी कितना होगा, a माइनस सी। आ रहा है समझ में। तो अब बताइए कि f1 से b का दूरी कितना होगा, f1 से अब b का दूरी कितना होगा, बोलिए। हाई हो गया a, आई हो गया c, यानी कितना, बात आ रही है समझ में, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब यह b बिंदु भी तो इस दीर्घवृत्त के तल पर ही है, जैसे परिभाषा में हम लोग पढ़ चुके हैं। परिभाषा में आप लोगों को बताया गया है कि इस तल पर कोई भी बिंदु होगा तो नाभि से उसके दूरी का योग क्या होगा, अचर होगा, है ना। तो अब देखिए कि हम एगो बिंदु के लिए काम किए P के लिए, F1 से P का दूरी, फिर F2 से P के दूरी का योग निकाल लिए, यह निकाले हुए हैं, है ना। अब एक और निकाल रहे हैं, तो अब दीर्घवृत्त की परिभाषा से तो सब बराबर होगा, और एक बिंदु के दूरी का योग क्या होगा, कि कहीं पर भी बिंदु ले लेंगे तो उसके दूरी का योग क्या होगा, बराबर ही। तो पहले लिखिए बिंदु B के लिए। अब बताइए F1 से B की दूरी, F1B चाहे BF1, कोई दिक्कत। फिर F2 से B की दूरी, कोई दिक्कत, आ रहा है समझ में। अब देखिए F1B कितना आया है, A प्लस, F2B देखिए कितना आया है, A माइनस, है गया कितना आ गया, 2a आ गया, कोई दिक्कत। अब दीर्घवृत्त की परिभाषा से, दीर्घवृत्त की परिभाषा से क्या होगा, PF1 प्लस PF2 बराबर F1B प्लस, बराबर होगा। आ रहा है समझ में, दिक्कत नहीं ना है। अब इसका मान कितना है, क्या छूट गया, F1 प्लस होगा ना, अब देखिए PF1 और PF2 का कितना मान आया है बताइए, 2 अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस, इसका मान कितना आया है, 2a आया है। अब इससे यह गया, यह रिलेशन हमने निर्धारित किया, कोई दिक्कत। यहां से इसको हम जिसका मान भी निकालना होगा, यानी कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, माने जिसके लिए हमको काम करना होगा, अगर लघु अक्ष दे देगा या दीर्घ अक्ष दे देगा और नाभि दे देगा, तो अगर जैसे अब इसमें 3 गो रिलेशन हो गया, लघु अक्ष, दीर्घ अक्ष और नाभियों के बीच का दूरी, 2 गो देगा, तीसरा पूछेगा तो इससे निकाल सकते हैं, इससे रिलेशन से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें दीर्घवृत्त के अंदर जितना भी टर्म था उसको समझे, जैसे अभी तक हम लोग क्या पढ़े, दीर्घवृत्त का परिभाषा, दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष, नाभि, उसके बीच का दूरी, उनके बीच में रिलेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसका मानक समीकरण जो है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है, इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक इतना आप लोग लिख लीजिए, ठीक है।